भिलवाड़ा अकेडमी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। क्लास 9th वालों के लिए साइंस का परमाणु की संरचना टॉपिक जो चल रहा था उसका सेकंड सब पार्ट अपन आज लेकर आए हैं। इस सेकंड पार्ट के अंतर्गत जहां से अपन ने फर्स्ट पार्ट रोका था उसके आगे अपन कंटिन्यू करने वाले हैं, तो कहीं नहीं जाइएगा, बने रहिए क्लास के साथ। और बात करते हैं बोहर का परमाणु मॉडल। किसकी बात करें? बोहर के परमाणु मॉडल की। जो बोहर का परमाणु मॉडल है उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। सबसे पहले अपन ने कल जो क्लास ली थी उस क्लास में अपन ने पढ़ा कि टॉमसन ने किस प्रकार अपना परमाणु मॉडल या तरबूज मॉडल जो उसने बनाया था वो प्रदर्शित करने के बाद रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग भी पढ़ा था। उसके बाद अब आता है बोर का परमाणु मॉडल। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में तथा एक निश्चित संख्या में ही घूमते हैं। इसने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे पहले किस तरीके से अपन बात करते हैं परमाणु के अंतर्गत, ये उसका क्या होता है? केंद्र होता है। इसका नाम बताते हैं, अपन बात करते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं इसको? नाभिक। नाभिक की अपन चर्चा करते हैं। इस नाभिक में क्या क्या रहने वाला है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इसमें रहने वाले। मुख्य केंद्र में कौन रहता है? प्रोटॉन रहता है। उसके बाद अपन बात करें इसके कक्षा में कौन चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन इसके क्या लगाता है? चारों ओर घूमता रहता है। तो नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में क्या करता है? एक निश्चित संख्या में ही घूमते हैं। इससे पहले अपन बात करें इसकी रदरफोर्ड की, तो रदरफोर्ड ने ये क्लियर नहीं किया था कि निश्चित कक्षा में घूमते हैं क्या क्या है। ये सारा निश्चित कौन कर रहा है? बोर कर रहा है। क्लियर है क्या? इन निश्चित कक्षाओं को विविक्त कक्षा या कोष कहते हैं। इन्हें क्या कहेंगे अपन? इसे कोष कहते हैं या विविक्त कक्षा कहते हैं। क्लियर हो गया? इसे जो केंद्र है उसको अपन नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक के अंतर्गत कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ रहने वाले हैं। लेकिन वहीं मैं बात करूँ इन कक्षाओं में चक्कर कौन लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन लगाता है। और इन कक्षाओं को क्या बोलते हैं अपन? कोष बोलते हैं। याद हो गया होगा? आगे बात करें, एक कक्षा में घूमने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं समान होती है। जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इन सभी इस कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनकी ऊर्जा और इन कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन है उनकी ऊर्जा क्या है? समान रहती है। तो एक ही कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहने वाली है उनकी ऊर्जा जो रहने वाली है वो क्या रहने वाली है? समान रहने वाली है। कक्षाओं को बात करें अपन, कक्षाओं को उसने नाम दिया के एल एम एन ओ पी क्यू, यानी कि उसने 7 कक्षाएं बनाई। कितने कक्ष बनाए? कोष की मैं बात करूं तो उसने 7 कोष बनाए। कितने कोष बनाए? याद रखना, बोहर के परमाणु मॉडल में कितनी कक्षाओं का बात की गई है? कोष की बात करूं तो 7 कोष बताए। कितने कोष बताए? 7 कोष बताए। और सातों कोष का आपको नाम याद करना है, के एल एम एन ओ पी क्यू। क्लियर है क्या? ये 7 अक्षर के साथ से प्रदर्शित करते हैं। उन कक्षाओं को किन नाम से बताया? के एल एम एन ओ पी क्यू। 7 कक्ष बताए या 7 कोष बताए और सातों के नाम आपको याद करने हैं, यानी कि के से लेकर क्यू तक उनके नाम रहने वाले हैं। क्लियर हो गया? बात करते हैं आगे की ओर। जब अपन ने रदरफोर्ड पढ़ लिया, जे टॉमसन पढ़ लिया और यहाँ पे बोर का परमाणु मॉडल भी अपन ने क्लियर कर लिया, तो इनमें से आने वाले क्वेश्चंस अपन कल क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 4। ये सारे क्वेश्चन आपके पाठगत चल रहे हैं। पाठगत प्रश्नों को अपन साथ के साथ कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं और एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो इनसे बाहर आने वाला है। एक एक चैप्टर को अपन यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान होता है? अभी मैंने बताया था जो उसका केंद्र होता है। जैसे ये देखिए, ये इसके नाभिक इसका केंद्र है। इसके अंदर कौन सा अपरमाणु कण होता है? केंद्र में कौन सा होता है? तो यहाँ पर अपन इस केंद्र की अपन यदि चर्चा करें तो यहाँ पर प्रोटॉन होता है। कौन होता है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन को अपन P+ से दर्शाते हैं। धनावेशित जो होता है प्रोटॉन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके धनावेशित प्रोटॉन। क्लियर है क्या? धनावेशित प्रोटॉन। अपरमाणु कण कौन सा होगा केंद्र में, नाभिक में? तो आएगा प्रोटॉन, धनावेशित प्रोटॉन यानी P+। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें। आपका जो अगला क्वेश्चन है, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। अभी अपन ने पढ़ा कि जो बोर का परमाणु मॉडल था उसने बताया कि इसकी ऊर्जाएं समान रहती है और निश्चित कक्षा में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन परमाणु की। ठीक है? परमाणु में
जो केंद्र होता है उसमें कौन रहता है, तो उसमें प्रोटॉन रहता है। मुख्य भाग में कौन रहता है, नाभिक में प्रोटॉन रहता है। और उसके इर्द गिर्द कौन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। और कक्षाओं में कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन चक्र लगाता रहता है। तो यहाँ पूछा है कि इसने परमाणु मॉडल जो बनाया था बोर ने, उसका आप 3 कक्षाएं बनाइए। कितनी कक्षाएं बनानी है, 3 कक्षाएं। मैंने आपको बताया कि कुल कक्षाएं 7 बताई थी। अधिकतम कक्षाएं कितनी हो सकती है, 7 हो सकती है। KLMNOPQ तक कक्षाएं होती है 7। लेकिन आपको यहाँ पर 3 कक्षाओं की चर्चा की है। तो सबसे पहले आपको केंद्रक बनाना है। उसको अपन क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन, नाभिक कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसको न्यूक्लियस भी कहते हैं। इसकी पहली कक्षा आप इस तरीके से बनाओगे। और जब पहली कक्षा बनाओगे तो ये आपकी पहली कक्षा किस नाम से जानी जाएगी, के नाम से जानी जाएगी। यानी कि पहला कोष हो चुका है आपका। क्लियर है क्या। वहीं बात करूं, पहला के तो दूसरा क्या होगा, एल। दूसरा क्या होगा भैया, एल आपका रहने वाला है। इसको आप नाम दोगे एल। पहला के, दूसरा एल, और तीसरा हो जाएगा आपके अम। तीसरा क्या हो जाएगा आपके अम, यहां पर रहने वाला है। तीनों कक्षाएं यहाँ पर बना दी। इसी जगह बोर के परमाणु मॉडल की कितनी भी कक्षाएं पूछे, अधिकतम कक्षाओं की संख्या पूछे तो कितनी रहने वाली है, 7 रहने वाली है। नाम पूछे तो क्या बताओगे, KLMNOPQ। क्लियर है। जितनी कक्षाएं पूछे उतना आप यहाँ पर बता सकते हो। क्लियर है क्या। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूं, क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव है। यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो फटाफट से पहले पहली क्लास देख लीजिए। उसके अंतर्गत मैंने रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है पूरी तरीके से मैंने आपको बताया। उस प्रयोग में अपन ने जाना कि जिसने प्रयोग किया, उसने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया, उस किस पे किया था, तो सोने की पन्नी पे क्या था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोने के अतिरिक्त किसी दूसरी धातु की पन्नी पर संभव है क्या, तो ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, यदि अपन इसे दूसरी धातु पर प्रयोग करेंगे तो व्यवहारिक रिजल्ट नहीं आ पाएगा। क्योंकि जितने भी अल्फा कण प्रकीर्णन अपन ने उस पर डाली तो जो रिजल्ट दे रही थी वो रिजल्ट नहीं दे पाएगी, और सारी को एक ही तरफ वो क्या करेगी, फेंक देगी। तो आंसर की अपन चर्चा करें तो अन्य धातुओं की पन्नी सोने की पन्नी की अपेक्षा काफी क्या होती है, मोटी होती है। अन्य धातुओं की जो पन्नी होती है वो सोने की पन्नी से क्या होती है, काफी मोटी होती है। अतः प्रवेश करने वाले व आर पार निकलने वाले अल्फा कणों की संख्या क्या होगी, बहुत कम होगी। जब अपन ने बताया था आपको कि किस तरीके से अपन ने एक सोने की पन्नी ली थी, और उस सोने की पन्नी पर, इस सोने की पन्नी पर जब अपन ने अल्फा कण फेंकी तो क्या हो रहा था, अपन ने इस पर फेंकी तो क्या हो रहा था, कुछ इधर जा रही थी कुछ इधर जा रही थी। लेकिन जो बीच वाली थी, जो केंद्र वाली थी, वो केंद्र वाली क्या कर रही थी, टकरा कर वापस उसी दिशा में, जिस दिशा में जा रही थी उसी दिशा में वापस क्या आ रही थी, वापस वहीं से वापस उसी दिशा में आ रही थी। यानी कि जिससे पता लगाया कि जो पदार्थ है, जो परमाणु है, उसका मुख्य भाग कहाँ है, उसके नाभिक में है, उसके केंद्र में है। ये अपन ने क्लियर किया था। यदि ऐसा ही प्रयोग यदि दूसरी धातु की पन्नी पर अपन करते तो सारी ही इसी दिशा में आ जाती, और प्रयोग जो होता वो अपना क्या नहीं होता, व्यवहारिक प्रयोग नहीं होता। समझ में आ गया होगा। कॉपी में क्या लिखना है, यदि क्वेश्चन आता है तो आपको बताना है कि सोने की पन्नी की अपेक्षा काफी क्या होती है, वो मोटी होती है। अतः प्रवेश करने वाले व आर पार निकलने वाले अल्फा कणों की संख्या क्या होगी, बहुत कम होगी, और प्रयोग जो है वो व्यवहारिक नहीं होगा। क्या क्लियर है क्या, समझ में आ गया होगा। ये प्रयोग सोने की पन्नी पे कैसे संभव है, यदि दूसरी पन्नी पर करते हैं तो मोटी होने के कारण व्यवहारिक जो अपन प्रयोग करना चाहते थे वो प्रयोग नहीं कर पाते। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इंपॉर्टेंट लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करें तो परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखिए। परमाणु की जो 3 अपरमाणु कण है उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अपन चर्चा करें तो पहला रहने वाला है आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन। यह सारी चीज़ें मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में अच्छी तरीके से क्लियर करवा दी थी। नहीं देखी हो तो क्लास देख लेना। इलेक्ट्रॉन को अपन ई, और ये ऋणावेशित होता है इसलिए ई माइनस से अपन इसको दर्शाते हैं। बात करें दूसरे पॉइंट की तो प्रोटॉन को पी प्लस से दर्शाते हैं। और तीसरा है न्यूट्रॉन, जो उदासीन रहता है, नहीं तो प्लस नहीं माइनस, केवल उसका अन रहने वाला है।
तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये आपके 3 अवपरमाणु कण यहाँ पर आ गए। क्लियर है क्या? क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की यदि अपन चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 8, हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4U है। कितना है भैया? 4U है। और इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन है। 2 क्या है? 2 प्रोटॉन इसके नाभिक में दे रखे हैं। तो इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? आपको परमाणु द्रव्यमान दे रखा है। परमाणु द्रव्यमान की मैं बात करूं, द्रव्यमान आपको दे रखा है 4। तो द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसका फॉर्मूला होता है। तो द्रव्यमान बराबर 4 दे रखा है, प्रोटॉन आपके बता रखे 2, न्यूट्रॉन आपको पता नहीं है। तो n क्या होगा? 4 माइनस 2 कर देंगे। 4 में से 2 गए तो 2 रहने वाले हैं। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर 2 रहने वाली है। क्लियर है क्या? वहीं मैं बात करूं तो जितनी संख्या प्रोटॉन की होगी उतनी संख्या किसकी होगी? न्यूट्रॉन की रहने वाली है। अब इसके बाद एक अच्छा सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये टॉपिक की अपन यहाँ चर्चा करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बोहरबरी योजना। ये बोहरबरी जो योजना है, इस योजना की जरूरत कैसे पड़ी, ये अपने लिए किस लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है? तो ये जो आपके है, इसकी बात करूं मैं तो किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन कैसे पता चलेगी? तो इसका फॉर्मूला होता है 2n²। क्या फॉर्मूला होता है? 2n²। कोई भी कक्षा है, वो प्रथम कक्षा है, द्वितीय कक्षा है, तृतीय कक्षा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं, तो ये किस फॉर्मूले से पता चलेगा? 2n² या 2n²। ये फॉर्मूला किस योजना की अपन किससे मिला है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बोहरबरी योजना द्वारा अपन को दिया गया है। यहाँ पर n क्या है? n बराबर जो कोष है उसकी संख्या यहाँ पर रहने वाली है। इसका यदि अपन प्रयोग करें तो देखिए, यदि कोष है, कोष माने पहले कोष में, कौन से कोष में? पहले कोष में आपको इलेक्ट्रॉन कितने रखने हैं ये पता लगाना हो तो आप कैसे लगाओगे? तो n बराबर आपको रखना है 1। क्या रखोगे? n बराबर 1 और करो 2n² बराबर 2 का तो 2, n की जगह रखो 1 और उसका कर दो स्क्वायर। क्लियर है क्या? 2 × 1 = 2। पहले जो आपकी का कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो? अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह सकती है? 2 रह सकती है। इससे आपको यदि किसी भी कोष का निकालना हो तो वहां n की जगह अपन संख्या अलग करके यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है क्या? यहाँ पर माना कि जैसे n की जगह 2 रख के करना हो कि दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, तो n की जगह क्या कर दोगे? 2 कर दोगे। फॉर्मूला आपका 2n² बराबर 2 का 2, n की जगह क्या रखना है? 2, तो इंटू 2 का स्क्वायर। 2 का 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 दूना 8। तो आपका जो द्वितीय कोष है उसमें अधिकतम कितने हो सकते हैं? अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है। क्लियर हो चुका होगा? बात करते हैं अपन आगे अगले क्वेश्चन की ओर। कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखिए। आपको इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण यहाँ पर आपको लिखना है। पहला आपको दे रखा है कार्बन का और दूसरा पूछा है आपको सोडियम का। कार्बन की बात करूँ C और सोडियम की अपन बात करें तो Na यहाँ पर रहने वाला है। परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की बात की जा रही है। कार्बन कितने नंबर पे आता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6 है। प्रथम कक्षा में अपन कितने रख सकते हैं? तो प्रथम कक्षा में अपन रख सकते हैं 2। क्लियर है? प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रहने वाली है? तो 2 रहने वाली है। क्लियर हो चुका होगा? देखते हैं। पहले में रखेंगे अपन 2। जब आपने पहली कक्षा बनाई उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, अब दूसरी कक्षा बनाई और दूसरी कक्षा में अधिकतम अपन रख सकते हैं 8। कितने रख सकते हैं? 8। लेकिन आपके पास टोटल कितने हैं? 6 में से 2 आपने रख दिए, तो दूसरी कक्षा में आप कितने रखोगे? 4। कितने रखोगे? 4। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 2 और 4। क्लियर है क्या? समझ में आ गया होगा। अपन बात करें सोडियम, तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 11। क्या है? 11। यहाँ समझिए, परमाणु क्रमांक है 11। सबसे पहले आप नाभिक बना लीजिए। पहला आप जब कोष बनाओगे, इसका यदि नाम पूछूं तो इसका नाम रहने वाला है K। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? 2। क्लियर है? दूसरा बनाओ, दूसरे में अधिकतम कितने रखोगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर बात करूं तो 2 आपने पहले में रख दिए, 8 दूसरे में रख दिए। 8 और 2 कितने हो गए? 10।
अब आपके पास बनाने कितने 11, तो अंतिम कक्षा में आप कितना बनाओगे 1। क्लियर है? तो आपका यहाँ आंसर है गया 2, 8 और 1। ये आपका सोडियम का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वितरण यहाँ पर हो गया है। क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। अगर किसी परमाणु का K कोष और L कोष भरा है, 2 कोष होते हैं, 2 कोष बता रखे, पहला कोष आपको दिया K कोष और दूसरा दिया L कोष, दोनों भरे हुए हैं, तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? पहले में अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2। K कोष में कितनी हो जाएगी? 2। बात करें अल कोष भी भरा हुआ है, अल में कितने होते हैं? तो अल की मैं बात करूं तो अल में होते हैं 8। कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अल में होते हैं 8। 2 और 8, 2 और 8 टोटल कितने हो जाएंगे? 10। तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी आपके? 10। क्लियर है क्या? चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले एक टॉपिक आता है आपके संयोजकता। इस संयोजकता की मैं बात करूं कि किसी तत्व की दूसरे तत्वों से संयोग करने की क्षमता, संयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। किसी तत्व की दूसरे तत्वों के साथ, दूसरे तत्वों से संयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। क्लियर हो गया होगा? संयोजकता को अच्छी तरीके से अपन समझते हैं। परिभाषा याद हो चुकी होगी। परिभाषा याद करें तो वापस एक बार और पढ़ लेते हैं। किसी तत्व की दूसरे तत्वों से संयोग करने की, जुड़ने की जो प्रक्रिया है, वो क्षमता क्या कहलाएगी? संयोजकता कहलाती है। जैसे अपन चर्चा करें, कोई भी एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के लिए पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं, इससे पहले वाला। जैसे अपन Na11, आपका सोडियम का उदाहरण यहाँ पर अपन लेते हैं। उदाहरण के लिए अपन ने Na11 लिया, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 11 है। इस 11 को अपन क्लियर करने से पहले पहली कक्षा में कितने बनाएंगे? 2। दूसरी कक्षा में कितने रहने वाले हैं? 8। कितने? 8। 8 2 10 और 11। क्लियर हो गया? अब संयोजकता का मतलब ये होता है, अपनी भाषा में यदि अपन समझे तो, यानी कि उसके सारे कोष क्या होने चाहिए? भरे हुए होने चाहिए। यानी कि मैं बात करूं यहाँ पर अंतिम कक्षा में कितनी संख्या है? 1। लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए? उसका अष्टक बनना चाहिए। अष्टक बोलूं तो अंतिम कक्षा में कितने चाहिए? 8। कितने चाहिए? या तो 8 होने चाहिए, या जो बीच वाला यदि पष्ट वाला कोष्टक है, पष्ट वाला कोष है, तो उसमें संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। या तो इस वाले कोष है, इसमें क्या होने चाहिए? 8। यदि 8 नहीं हो पाते हैं तो यदि मेरी बात सुनो, इस 1 को मैं क्या करूं? दूसरे के साथ संयोग कर दूं, इसको दूसरे को दे दूं, तो ये मेरा जो कोष है ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा। क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और जो बीच वाला भरा हुआ है मेरा अल कोष, यही मेरा अंतिम कोष होगा, और इसमें 8 होंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरी जो इस 1 को मैं दे रहा हूं, ये मेरी संयोजकता होगी 1। क्या होगी? 1। संयोजकता क्या होगी इसकी? 1। क्लियर है क्या? यहां समझ में नहीं आया तो अपन आगे की ओर इसको सही तरीके से समझते हैं। संयोजकता की विस्तृत जानकारी के लिए एक सारणी बना के लेके आया हूं। ये सारणी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चर्चा करते हैं इस सारणी की। सबसे पहले बात करें कि आपकी जो कक्षाएं हैं, सबसे पहले केंद्र की बात कर लेते हैं, नाभिक की अपन चर्चा करते हैं। ये फर्स्ट कक्षा है, ये सेकंड। इस सेकंड में, या इसके बाद एक और बना देते, ये आपका के, ये अल, ये आपका अम कोष। इस अम कोष में यदि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 1 है। इस अम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 1 है। तो इसको मैं संयोजकता के लिए बात करूं तो इसको क्या करना पड़ेगा? या तो भरना पड़ेगा, या इस ए को क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। या तो मुझे साथ लेके आऊं, या इस एक का क्या कर दूं? मैं त्याग कर दूं। यदि मैं इस एक का त्याग करता हूं तो ये मेरा है, इसमें ऑलरेडी क्या है? मेरे 8 भरे हुए हैं। इस मेरे 8 पूरा भरा हुआ है। यदि मैं इसको देता हूं तो मेरा अष्टक क्या हो जाएगा? पूरा बना हुआ रह जाएगा। या इसको मैं भरूं तो मुझे कितने की आवश्यकता हो जाएगी? 7 की आवश्यकता होगी, जो असंभव है। इससे अच्छा मैं एक का क्या करूं? त्याग कर दूं। तो जब बाह्य कोष, जो कोष है आपका, उसमें अष्टक बनाने के लिए जितनों का त्याग या आप आदान प्रदान कर रहे हो, वो क्या कहलाती है? सामान्य भाषा में संयोजकता कहलाती है। यहां पर मैं इस ए का क्या करूंगा? त्याग करूंगा। क्या करूंगा? तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 1। यदि बाह्य कोष में 2 है तो दोनों का मैं क्या करूंगा? जब मेरे बाह्य कोष में कितने हैं? 2, दोनों का मैं त्याग कर दूंगा, संयोजकता हो जाएगी 2।
जब बाह्य कोश में 3 हो तो तीनों का क्या कर देंगे, त्याग कर देंगे, संयोजकता हो जाएगी 3। जब मेरे बाह्य कोश में 4 है, जब बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो मैं 4 को ग्रहण भी कर सकता हूँ और 4 त्याग भी सकता हूँ, फिर भी मेरी संयोजकता क्या रहेगी, 4। जब बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 हो तो मैं क्या करूँगा, 3 ले लूँगा, 3 क्या करूँगा, ले लूँगा, तो संयोजकता हो जाएगी 3। क्योंकि 5 त्याग करना मुश्किल है, 3 लेना सही है, तो 3 ले लेंगे। फिर जब 6 हो तो 2 ले लेंगे, 7 हो तो 1 ले लेंगे, और जब 8 हो तो कंप्लीट है। जब 8 होगा तो कुछ करना ही नहीं है, जब 8 होगा आपके तो आपकी संयोजकता क्या होगी, 0 रहने वाली है। क्लियर है क्या? इसी के साथ आगे अपन चर्चा करें तो आपका एक इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, क्लोरीन मैग्नीशियम सल्फर की परमाणु संख्या से आप इनकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे, संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे। अभी अपन ने संयोजकता को समझा है तो अब उदाहरण के साथ समझते हैं। बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपके क्लोरीन के बारे में पूछ रहा है। क्लोरीन आता है आपके 17 पे, कितने पे आता है, 17 पे आता है। पहली जो आपकी कक्षा है उसमें आप कितने बनाओगे, 2। दूसरी में आप कितने बनाओगे, 8। कितने बनाओगे, 8। 8 और 2 कितने हो गए, 10। अगली कक्षा में आप कितने बनाओगे, 7। अब आपके अष्टक भरने के लिए कितने की आवश्यकता है, सिर्फ 1 की, क्योंकि 7 आपके पास है प्लस 1, तो आपकी संयोजकता हो जाएगी 1। क्लियर है क्या? अगले की बात करें अपन मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की बात करूं जो आता है 12 पर। पहली कक्षा में आप कितने बनाओगे, 2। दूसरी में कितने बनाओगे, 8। 8 और 2 10 हो गए। अंतिम कक्षा में आप कितने बनाओगे, 12 करने के लिए 2 बनाओगे, और इसमें 8 बनाने के लिए मुझे 6 की आवश्यकता है, लेकिन 6 ज़्यादा है, मैं 2 का क्या करूँगा, त्याग करूँगा, तो मेरी संयोजकता हो जाएगी 2। क्लियर है? बात करते हैं सल्फर की। सल्फर जो है आपके 16 नंबर पे आता है, कितने पे आता है, 16 पे आता है। सल्फर की अपन बात करें 16 पे, पहले में बनाएंगे अपन 2, दूसरे में बनाएंगे अपन 8। 8 और 2 10, 16 करने हैं, 10 के बाद करेंगे अपन 6। 16 हो चुके, लेकिन जो आपका अंतिम कोर्स है उसके अंतर्गत कितने, 6, आपको करने हैं 8। 6 का त्याग करो या 2 ले, अपन क्या करेंगे, 2 लेना सही है, तो अपन क्या करेंगे, 2 लेंगे, तो संयोजकता होगी 2। जो कम हो वो आपको करना है, त्याग करना में कम आ रहा है तो त्याग कर दीजिए, और प्रदान करने में कम की जरूरत है तो आप प्रदान कर सकते हो। छोटे छोटे 2 टॉपिक और यहाँ पर रहने वाले इंपॉर्टेंट एक पार्ट का, सबसे चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, दोनों को आप फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए। समस्थानिक और समभारिक, एक साथ में दोनों टॉपिक क्लियर कर दीजिए। एक है आपका समस्थानिक और एक है समभारिक। दोनों शब्दों में ही इनका अर्थ आपको मिल जाएगा। भार यानी अपन बात करें दूसरे शब्दों में तो द्रव्यमान की अपन बात कर रहे हैं। जहाँ द्रव्यमान क्या हो, समान हो, तो समभारिक होगा। स्थान समान हो यानी परमाणु क्रमांक, समान क्या हो, परमाणु क्रमांक। जब परमाणु क्रमांक समान हो तो क्या कहलाएगा, समस्थानिक। जब द्रव्यमान समान हो क्या कहलाएगा, समभारिक। यानी कि समस्थानिक की बात करें जब परमाणुओं की क्या हो, परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान अलग अलग हो तो समस्थानिक कहलाते हैं। वहीं मैं बात करूं समभारिक की, जब परमाणु क्रमांक तो अलग अलग हो लेकिन परमाणु जो द्रव्यमान है वो समान हो तो क्या कहलाएगा, समभारिक। परिभाषाओं की अपन चर्चा करें यहाँ पर तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान, देखो समस्थान समान स्थान या परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्याएं क्या हो, अलग अलग हो तो समस्थानिक कहलाते हैं। वहीं उसका उल्टा, जब अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, समान। जब भार का मतलब आपको क्या याद करना है, द्रव्यमान, तो आपको याद रह जाएगा कि जब द्रव्यमान तो समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक क्या हो, अलग अलग हो तो समभारिक कहलाता है। इसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 4 है परमाणु की संरचना यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं किसी अगले चैप्टर के ओर।